नमस्कार, बहुत स्वागत व्यूअर्स आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज बड़ी अहम खबरें हैं चुनावी राज्य महाराष्ट्र से, खास तौर पर बांग्लादेश से भी एक चिंताजनक खबर आई है, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा और भी जो भी कुछ प्रचार में बातें हो रही हैं। लेकिन आज देश के एक बड़े प्रतिष्ठित संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई में ये बेस्ड है, उसने एक स्टडी निकाली है, एक सर्वे निकाला है। और उस स्टडी में कुछ बातें ऐसी आई हैं जो महाराष्ट्र के चुनाव में लगता है कि एक बड़ा मुद्दा बन जाएंगी। इसके बारे में आपको बताऊंगा। मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी आ चुके हैं स्टूडियो में। सर बहुत स्वागत आपका। प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं आज। प्रोफेसर बहुत स्वागत आपका भी। और अवधेश कुमार जी प्रोग्राम में आ चुके हैं। अवधेश जी आपका बहुत स्वागत है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जैसा मैंने आपको बताया, देश का एक बहुत रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। और इसने एक स्टडी में ये बताया है कि मुंबई शहर में अप्रवासियों की जो घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेश और रोहिंग्या, ये लोग जो आ रहे हैं, इनकी वजह से मुंबई शहर के अंदर 2051 तक, यानी अब से 26 साल के बाद, हिंदू आबादी 54% रह जाएगी, मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी। और बाकायदा एक पुराना ट्रेंड उन्होंने निकाल करके दिखाया है कि 1961 का जब सर्वे हुआ था तो उस वक्त हिंदू आबादी मुंबई शहर में 88% थी, 88%। मुस्लिम आबादी केवल 8% थी 1961 में। 2011 में 50 साल के बाद हिंदू आबादी 66% हो गई, यानी कि 22% कम हो गई, और मुस्लिम आबादी 21% तक पहुंच गई। और इसी ट्रेंड को वो आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि 2051 तक ये सिलसिला अगर इसी तरह चलता रहा तो हिंदू पॉपुलेशन 54% रह जाएगी, मुस्लिम आबादी 30% हो जाएगी। लेकिन ये मुस्लिम आबादी ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बढ़ रही है। मतलब ये भारतीय मुसलमानों की तादाद वो नहीं बता रहे हैं, इसमें घुसपैठ किए हुए बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं अधिकांश। इस स्टडी को करने वालों ने बताया है कि बाकायदा वो लिख रहे हैं, जिन लोगों ने ये स्टडी की है, टिस के प्रो वाइस चांसलर शंकर दास और असिस्टेंट प्रोफेसर सौभिक मंडल, इनकी टीम ने ये स्टडी की थी, जिसके लिए 3000 प्रवासियों से बात की गई। हालांकि सर्वे में 300 सैंपल साइज के साथ स्टडी पेश की गई है और इसकी डिटेल रिपोर्ट और आगे आएगी। वो क्या कहते हैं आप सुनिएगा। ये चिंताजनक स्टडी है। बांग्लादेशी रोहिंग्या अवैध प्रवासी के तौर पर मुंबई में बसे हुए हैं। ये हवाई रास्ते से नहीं बल्कि बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। हमने पाथवे समझा तो पाया कि पहले परिवार का कोई एक सदस्य आता है, फिर पूरा परिवार उनके पीछे पीछे आता है। इस तरीके से अवैध तरीके से गांव के गांव मुंबई शहर के अंदर बसाए जा रहे हैं, गांव के गांव बसाए जा रहे हैं। ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज की स्टडी बता रही है। और ये लिख रहे हैं कि एक डार्क नेटवर्क की तरह ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है। इतना ही नहीं, इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसको एक वोट बैंक समझते हुए इनको अनधिकृत रूप से कागज मुहैया कराती हैं, आइडेंटिफिकेशन के कुछ ना कुछ प्रमाण पत्र जो हैं वो इनको मुहैया करा देती हैं इल्लीगल तरीके से, ताकि इनको वोटर बनाया जा सके। और ये स्टडी आने के बाद अब महाराष्ट्र के चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी के नेता हैं किरीट सोमैया, वो इस मुद्दे को बहुत पहले से उठा रहे हैं और उन्होंने अब इस स्टडी का हवाला देते हुए कहा कि जो बात हम लगातार पहले राजनीतिक तौर पर कह रहे थे, ये स्टडी अपने शोध के जरिए उसको बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर सामने रख रही है कि मुंबई में कैसे वोट के लिए, वोट बैंक के लिए मुसलमानों को, बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को भारत का नागरिक के बना करके बसाया जा रहा है। और ये बहुत चिंताजनक बात है। किरीट सोमैया की बात सुनाते हैं आपको। 80 में एक मानखुर्द शिवाजी नगर क्षेत्र ले लो, 10,000 मुस्लिम रहते थे। आज वहां पर 2 विधानसभा हो गई, दोनों में नवाब मलिक लड़ रहे हैं। दोनों विधानसभा में कांग्रेस आघाड़ी के उम्मीदवार मुस्लिम है, दोनों जगह से मुस्लिम ही विधायक बन रहे हैं। 10,000 मुस्लिम थे, आज गए 35 साल में दोनों विधानसभा पे मुस्लिम विधायक। अब कालबा देवी का ले लो, कालबा देवी में वहां पर यह था कि मोहम्मद अली रोड के पूर्व में मुस्लिम बस्ती थी, फिर अब आगे बढ़ते 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 मोहम्मद अली रोड के पश्चिम से लेके अब कालबा देवी तक मुलजी जेठा मार्केट सब मुस्लिम, बांग्लादेशी और रोहिंग्या आक्रमण। मीरा रोड बना 1990 में, आज उसमें 2 बंटवारे हो गए, 2 भाग हो गए। जो नया नगर कांग्रेसी नेता मुजफ्फर हुसैन और बाकी लोगों ने 75-80 हजार मुस्लिम वोटर्स हो गए वहां पर।
राम मंदिर उत्सव नहीं हो सकता वहां पर। तो ये जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने कहा, ये वास्तविकता है। धीरे धीरे हिंदू आबादी के सामने, हिंदू परिवार में एक लड़का या 1.5 बच्चे, और यहां पर जिस प्रकार से माइग्रेशन हो रहा है, एग्रेसिव माइग्रेशन, बांग्लादेशी मुस्लिम, रोहिंग्या मुस्लिम, चिंता सही है। 2050 में आधी मुंबई सिर्फ हिंदुत्ववादी रहेगी, आधी हाथ से निकल जाएगी। अब इस पर जो कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस हैं वो भी आपको बता देता हूं। शरद पवार गुट की तरफ से एनसीपी के एक नेता ने ये कहा है, नसीम सिद्दीकी, ये अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इन्होंने इसको ये टिस का सर्वे नहीं बल्कि बीजेपी आरएसएस की सर्वे रिपोर्ट बताई है। वो अभी संस्था पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि टिस का रवैया पूरी तरीके से बदल चुका है पिछले 2-2.5 सालों में, अब इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। ये बीजेपी आरएसएस की रिपोर्ट लगती है। चुनाव के दौरान हर मुद्दे का राजनीतिकरण करने की बीजेपी की प्रयास के तौर पर वो इसको देख रहे हैं। लेकिन मुंबई से हमारे साथ समीर चौगांवकर साहब तो हैं, महाराष्ट्र से। टिस की रिपोर्ट ये आपको जो बता रही है वास्तविकता की कितना नजदीक लगती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो टिस की जो रिपोर्ट आई है ये पूरी तरीके से वास्तविक है। और ये तो दिखता है ना, जिस तरीके से अबू अजीम आजमी अखिलेश यादव से कहते हैं कि 25 सीटें हमारी हो चुकी है डोमिनेट की, आप 25 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर दीजिए। ओवैसी क्यों इतना महाराष्ट्र और मुंबई में ध्यान दे रहे हैं? उनके भाई क्यों इतना जाकर मुंबई के अंदर ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि आज मुंबई के अंदर जिस तरीके से, महाराष्ट्र की तो पूरी बात है ही, मुंबई के अंदर जिस तरीके से मुस्लिम डोमिनेशन बढ़ता चला गया है, और यही कारण रहा है कि आज वहां पर ये वोट जिहाद की जो बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस, वो इसी कारण कर रहे हैं। मालेगांव में क्या हुआ था? एक ही सीट में एक ही बार में 1,95,000 वोट एक तरफा चला गया, बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। देवेंद्र फडणवीस को कहना पड़ा ना कि वोट जिहाद हुआ एक विधानसभा में। तो ऐसी 40 विधानसभा तैयार हो गई है मुंबई के अंदर, जहां वोट जिहाद की स्थिति है वहां मुसलमान तय करेंगे कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पहले कहा जाता था कि मुंबई के अंदर 36 विधानसभा सीटें आती है, 36 के अंदर सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं जहां मुसलमानों का थोड़ा एक महत्व ज्यादा है, वो वोट को प्रभावित कर सकते हैं। आज 36 में से 18 सीटें ऐसी हो गई है कि जो मुसलमान अगर एक तरफा वोटिंग कर दे तो दूसरा उम्मीदवार जीत नहीं सकता। और यही कारण रहा है कि जो टिस की रिपोर्ट आई है आज ये बता रही है कि जो पहले से भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं वो बढ़ते जा रहा है। लेकिन एक बात ये भी देखना पड़ेगी कि पिछले 20 साल से बीएमसी पे किसका कब्जा है? 20 साल से शिवसेना और बीजेपी राज कर रहे हैं बीएमसी के अंदर। कैसे इतने मुंबई के अंदर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या आके 7.5 साल से बीजेपी की सरकार है सर। बीएमसी में तो 20 साल से बीजेपी और शिवसेना का राज है ना सर। अभी तो गवर्नर, अभी तो वहां पर कमिश्नर का रूल है, चुनाव नहीं हुए। आप 20 साल से बीएमसी में आप कर रहे हो। तो ये क्या है? कोई ऐसी बीमारी जिसे कोई रोक ही नहीं सकता? अब तो सर कितना विकराल रूप ले लिया है। रिपोर्ट आई है को पहचानना, पकड़ना इतना मुश्किल काम है। अब कितना मुश्किल हो गया। देख, आप ये रिपोर्ट बता रहे हैं कितनी भयानक स्थिति हो गई है। वो रिपोर्ट बता रही है कि 2051 में अब मुसलमान कहां पहुंच जाएंगे, मुस्लिम आबादी कहां पहुंच जाएगी और हिंदू कहां चले जाएंगे। और ये मैं कह रहा हूं रिपोर्ट में भी जो आया है वो तो कम होगा। अगर जनगणना अगर करवाई जाएगी प्रॉपर झुग्गी झोपड़ियों की, तो इससे ज्यादा विस्फोटक स्थिति मुंबई की निकलने वाली है। 2 हिस्से और इस रिपोर्ट के पढ़ देता हूं आपको, क्योंकि रिपोर्ट तो बहुत लंबी है और ये अभी आप कह सकते हैं एक हिस्सा है रिपोर्ट का। 5-6 महीने और लगेंगे पूरी विस्तृत रिपोर्ट आने के लिए। प्रोफेसर साहब, 2 पॉइंट्स और। अवैध प्रवासियों की आमद वोट, ये स्टडी ने जो बोला है वो बोल रहा हूं मैं नहीं। अवैध प्रवासियों की आमद वोट बैंक की राजनीति को जन्म देती है। जाली दस्तावेजों के जरिए चुनावों में अवैध भागीदारी को सक्षम बनाया जाता है। अवैध प्रवास को शहर के मूल निवासियों के लिए एक सांस्कृतिक और अस्तित्वगत खतरे के रूप में भी देखा जा रहा है। एक चीज और ये गौर करने लायक है, स्थानीय लोगों और प्रवासी समुदायों के बीच आर्थिक असमानताओं के कारण सामाजिक तनाव और हिंसक झड़पें बढ़ रही हैं। स्टडी में शामिल महिलाओं में 50% से अधिक महिलाओं की तस्करी करके उनको यहां लाया गया था। जो इसमें जिन महिलाओं से बात की गई होगी, जो घुसपैठिया आप उनको कह लीजिए, अवैध तरीके से जो आई हैं, उनको तस्करी करके लाया गया था और वो देह व्यापार में लगी हुई हैं। इनमें से 40% अप्रवासी बांग्लादेश में अपने घर पर पैसे भेजते हैं, जो 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपया हर महीना है जो वो अपने घर भेज रहे हैं यहां से। कितना खतरनाक है ये? मुझे लगता है कि ये इस खतरनाक रिपोर्ट के बारे में मुझे नहीं लगता है कि पार्टियां कितनी संवेदनशील हैं। और मुझे बहुत दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है
कि 1997 में ऐसी ही रिपोर्ट एक आई थी, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट आई थी। और उस रिपोर्ट में टीवी राजेश्वर ने कहा, 2-3 बातें कहा कि बांग्लादेश से सटे हुए बॉर्डर के जितने हिंदू हैं सब औने पौने दाम पर अपने घरों को, खेतों को बेच करके शहरों की तरफ भाग रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और सीपीएम के लोग, पहले उनके मुसलमान जो कार्डर्स थे वो इसका विरोध करते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि ये हमारे भाईजान आ गए हैं, तो उनके लिए उनको वोटर और राशन कार्ड, तब उस समय आधार कार्ड नहीं था, वोटर कार्ड बनवाना और राशन कार्ड बनवाने का काम जो है वो मुसलमान करने लगे, क्योंकि उनको लगा कि जैसे ही उनकी डेमोग्राफी के नंबर में परिवर्तन होगा, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनका वोटिंग ताकत बढ़ेगा और आने वाले दिनों में उनकी वजूद बढ़ेगी। और आपने देखा होगा कि पूरे बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आज पूरा कन्वर्टेड इस्लामिक क्षेत्र में बदल गया है। यही लगभग ऐसी ही रिपोर्ट जो थी जनरल एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट आई थी पश्चिम आसाम को लेकर के, और वहाँ के मुख्यमंत्री हितेश्वर साकिया थे, उन्होंने कहा था कि 3 करोड़ बांग्लादेशी घुस गए हैं। बाद में जो रिपोर्ट आई तो उसके बाद कहा जाने लगा कि भाई ये गए कहाँ, जब दूसरी आप एनआरसी के समय जब वो आया था तो कहा कि हिंदू ज़्यादा हैं। लेकिन वो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि वहाँ से बांग्लादेशी जो प्रवेश किए थे, जब बहुत हल्ला हो पचाया, तो आप जाकर के दिल्ली शहर का आप आंकड़ा देख लीजिए। 1997 में अरुण शौरी ने बांग्लादेशी पत्रकार के हवाले से कहा कि 9 लाख बांग्लादेशी जो है वो एनसीआर रीजन में, ये 1997 की बात है, ये अरुण शौरी ने अपनी पुस्तक में लिखा। तो आज सोच सकते हैं कि उस समय 97 और आज जो है वो 3 साल और जोड़ दीजिए, 27 साल में वो कितने बच्चे पैदा कर करके आज उनकी संख्या कितनी हो गई होगी। रोहिंग्या को आप जोड़ लीजिए। ये सिर्फ मुंबई का खतरा नहीं है, कलकत्ता को उन्होंने अपने जबड़े में ग्रास कर लिया है, मुंबई को अपने जबड़े में ग्रास कर लिया है, दिल्ली को उन्होंने अपने जबड़े में ग्रास कर लिया है। हमें भूलना नहीं चाहिए कि दिल्ली एक समय जो है इसकी डेमोग्राफी एक अलग थी, आज उसकी डेमोग्राफी बिल्कुल बदल गई है। और जो आपने दिल्ली दंगों या आपने देखा होगा, जो पूर्वी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली दंगे थे इन नॉर्थ ईस्ट में, उसमें सारे के सारे उसमें मोहंगिया, बांग्लादेशी, बिहार से आए हुए मुसलमान, ये सारे लोग, और ये खुला खेल था। मैं तो बार बार कहता हूं, जो आज डोनाल्ड ट्रंप जो सवाल उठा रहे हैं जी, अमेरिका के अंदर वहां के एक सीनेटर को इंडिया का एम्बेसडर बनाने से वहां से सीनेट ने मना कर दिया, क्योंकि टर्की के एक इलीगल माइग्रेंट्स को उन्होंने मेड रख लिया था, और यह प्रूव होने के बाद उस आदमी को सीनेटर को और एम्बेसडर के योग्य नहीं पाया गया था। भारत के अंदर हमारे नेता लोग, हमारे काउंसिलर, मैं उसमें बीजेपी के लोगों को बना नहीं कर रहा हूं, दिल्ली के अंदर जो ये आबादी बढ़ी है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या आंख बंद करके बैठे हुए थे? या मुंबई के अंदर जैसे इन्होंने कहा कि आंख बंद करके रहा, आपको ये हिंदुत्व तो खतरे में है तभी आता है आपको नजर, जब आप जब चुनाव में जाते हैं, आपको लग नहीं रहा है कि आज से 20 साल बाद इस देश का क्या होगा? आप देख रहे हैं कि वोट जिहाद है। मैं बार बार ये कहता हूं, ये ताकत का एहसास करवाने की आपको जरूरत वोट के समय ही क्यों पड़ती है? आप हर समय अलर्ट क्यों नहीं है? आप हर समय सचेत क्यों नहीं है? जब आपको वोट जिहाद, आपको 2024 का चुनाव, स्टडी कह रही है ना, ये कोई हवाई रूट से थोड़ी आए हैं, अरे सर से चल के आए हैं, गांव के गांव आ रहे हैं। मेरे पास आंकड़े हैं और बूथ वाइज आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी को कहीं 5 वोट मिला है, कहीं 3 वोट मिला है, कहीं 2 वोट मिला है। और मैंने कहा है, यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल में जो मुस्लिम मेंबर है, उससे भी कम मुसलमानों की वोट मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सवाल कर रहे हैं कि बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल सवाल है। 10 साल से क्यों नहीं कुछ, आप इनको खदेड़ करके बाहर क्यों नहीं करते हैं? ठीक है विजय जी, जो एक बार फिर अंडरलाइन करना जरूरी है, स्टडी ने ये जो दावा किया है कि 2051 तक मुस्लिम आबादी 30% मुंबई शहर की, हिंदू आबादी 54% रह जाएगी, ये वो भारतीय मुसलमानों की वजह से नहीं, बल्कि बांग्लादेशी और म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ की वजह से बता रहा है। विजय जी, ये बड़ी चिंता की बात है ना, 2 चिंताएं हैं इसमें। एक तो रिपोर्ट जो है उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि रिपोर्ट अपने, वैसे वो रिपोर्ट कोई सेंसस नहीं है, वो स्टडी है, स्टडी है, ठीक है ना। तो स्टडी के प्लस माइनस बहुत सारी चीजें होती है कि कितना होगा, लेकिन वो उसका एक मोटा स्वरूप तो दिखाई देता है
उसमें 2% कम होंगे, 2% ज़्यादा होंगे, वो हो सकता है। लेकिन जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये महत्वपूर्ण, इस बात में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि झारखंड में घुसपैठियों की चर्चा हो रही है, अब महाराष्ट्र में घुसपैठियों की चर्चा हो रही है। ये रिपोर्ट मोटे तौर पर घुसपैठियों को लेकर है ना। तो महाराष्ट्र का भी कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है झारखंड की तरह। तो ये तो और गंभीर मसला है ना, कि मतलब उनका मूवमेंट एक बहुत लंबे मूवमेंट के थ्रू वो आ रहे हैं, और हमारी सरकार मतलब जो भी सरकार है, वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, होम मिनिस्ट्री हो, पुलिस हो, बॉर्डर फोर्स हो, बांग्लादेश से चल के कैसे पहुंच गए? बांग्लादेश से मुंबई पहुंचने के लिए तो आपको एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे हो रहा है, ये ज्यादा गंभीर चिंता। 10 सेकंड हस्तक्षेप कर रहा हूं। बांग्लादेश का तो आपका पोरस बॉर्डर है, घुस जा रहा है। रोहिंग्या तो 1000 किलोमीटर तो चल और ज्यादा करके लंबा, दिल्ली वही तक मैं पहुंच कह रहा था रहा कि है। रोहिंग्या की तो बात और आगे आएगी, लेकिन बांग्लादेश से भी आना 4 मुश्किल स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा। 4 स्टेट क्रॉस करना पड़ेगा, और रोहिंग्या जितने सारे आ रहे हैं। तो इस पर सरकार की, गृह मंत्रालय की, राज्य सरकारों को, इस सबको मिलकर क्यों नहीं बात कर रहे? और जो रागी साहब, प्रोफेसर साहब कह रहे हैं ना, वो महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव के वक्त ये सब चिंता हमारी क्यों रहती है? घुसपैठिया आ रहे हैं, रोहिंग्याज आ रहे हैं, और ये देश की वोट जिहाद कर रहे हैं। और इसमें भी बहुत साफ, आप जैसे बार बार साफ कर रहे हैं, तो ये लड़ाई मुसलमानों की और हिंदुओं की लड़ाई नहीं है ना, ये घुसपैठियों वर्सेस हिंदुस्तानियों की लड़ाई। एक एस्पेक्ट है सर इसमें जी, कि मुसलमानों के वो जो लोग आ रहे हैं, मतलब ये हमारा आपका, हम दिल्ली में नहीं, रहते हैं। मैं इसमें हस्तक्षेप कर रहा हूं। ये मुसलमानों और हिंदुओं की लड़ाई है। नहीं, आबादी के नजरिए से कह रहा हूं। आबादी की लड़ाई इसलिए है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुसलमान वोट जिहाद करता है, पहले से ज्यादा वो संवेदनशील इस मुद्दे पर हो चुका है। हिंदू लोग इस दृष्टि से इस राजनीति को नहीं देखता है, और जो राहुल गांधी का एजेंडा है वो उसकी तरफ हम बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात है, इन घुसपैठियों को शरण देने वाला कौन है? ये बात, उसके पक्ष में खड़ा होने वाला कौन है? इस देश का मुसलमान। यदि हाँ, एनआरसी का मुद्दे पर, तो नहीं, बस 10 सेकंड, एनआरसी के मुद्दे पर इस देश का मुसलमान उन बांग्लादेशी पाकिस्तानी मुसलमानों के साथ क्यों खड़ा होता है? उन बांग्लादेशी घुटपैसियों के साथ इस देश का कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को लेकर के जो खड़ा हुआ था? हर समय विरोध। यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार, उन्होंने भी उस समय के अटल बिहारी की वाजपेयी की सरकार को ब्लैकमेल किया था कि आप बांग्लादेशियों को आप बाहर नहीं भेज सकते हैं। 11 बांग्लादेशियों को मुंबई से ट्रेन पर बैठा करके उनको कलकत्ता भेजा जा रहा था, जिसका विरोध किया गया था, और सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने की थी एक्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी। तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। कहीं तो किसी के बीच में तो जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, लेकिन पहली जिम्मेदारी तो उन लोगों की है जो इनको आने दे रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हो, या कहीं और से आ रहे हैं, किसी और राज्य से जुड़कर आ रहे हैं, त्रिपुरा से आ रहे हैं, या और किसी इलाके से, क्योंकि त्रिपुरा का बॉर्डर भी बांग्लादेश से बिल्कुल पोरस बॉर्डर जैसा है, मैंने वहां देखा है। तो वो एक बड़ी चिंता है। और घुसपैठियों को लेकर, एक तो अब तो जो अमेरिका में ट्रंप साहब आ गए, तो वो भी घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा मूवमेंट कर रहे हैं। तो भारत सरकार के लिए ये भी एक बड़ा ताकत बड़ा है करना, लेकिन सरकार को इसके बारे में कुछ कुछ अवधेश जी। देखिए, ये जो रिपोर्ट है, इसमें हम लोगों के लिए तो कुछ नया नहीं। प्यू रिसर्च जो अमेरिकी की संस्था है, उसने कम से कम पिछले कई सालों में लगातार रिपोर्ट दिया है कि रीजन्स की क्या हालत होगी। उसने बताया है कि भारत आने वाले समय में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश होगा। यद्यपि हिंदू बहुमत में रहेंगे, लेकिन उनकी आबादी 77% के नीचे हो जाएगी, और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ जाएगा। तो मेरे लिए तो इस रिपोर्ट में हैरत नहीं है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट आती है तो चर्चा होती है। पहले ये देखिए कि 1951 की जनगणना में महाराष्ट्र में हिंदुओं की आबादी थी 89.50%। 1956 में जब बाबा साहब अंबेडकर बौद्ध धर्म स्वीकार किए, तो भारी संख्या में हिंदुओं ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, क्योंकि उस समय 1951 में 0.01% बौद्ध लोग थे, जो बाद में 1961 में 7.05% हो गए। यानी आपको मतलब ये हुआ, दोनों आप देखिए कि ये घटते घटते मुसलमानों की आबादी 7.61% थी, वो बढ़कर के हो गई 11.57%। मतलब करीब 5-4 करीब। मुंबई का बता रहे हैं? नहीं, पूरे महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में अगर पूरे महाराष्ट्र में आबादी उनकी 4% बढ़ा है। देखिए, आबादी की संख्या बढ़ना और परसेंटेज बढ़ना, 4% का मतलब ये 1.5 गुना आबादी जो है जनरल जनगणना से है। हिंदुओं की आबादी 10%, करीब 11% घटी है।
अगर उसमें से आप ये भी निकाल देंगे जो लोग वहां करते हैं, इसलिए इसमें से अगर 6% घट दी है, तब भी अगर बौद्धों को निकाल दीजिए तब भी वो 5% घटी है और आपकी आबादी करीब 4% बढ़ रही है। तो ये तो अपने आप ये स्थिति बता रही है कि कैसे ये परिवर्तन आया। इसके दो ही कारण है कि एक तो है कि जिसको ये वोट जिहाद कहते हैं, कोई भी शब्द दे दीजिए, कि ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ाकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपने लोगों का वोट में बढ़ाना। दूसरी जो हुई है, जो आपके उस रिपोर्ट में है कि कैसे एनजीओ, उसमें पूरी भूमिका है कि एनजीओ उनको लेते हैं, कैसे उतारते हैं, उनका फेक आईडी बनवाते हैं, फिर उनका वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, राशन कार्ड लेते हैं और उसके आधार पर उनसे पैसा भी कमाते हैं। और वो पूरा एक पूरा नेटवर्क माफिया जैसा मुंबई से लेके जगह जगह बना हुआ है। एक लाइन में मतलब मैं कह दूं, ये अवैध घुसपैठ से केवल देश के हिंदुओं को प्रॉब्लम है, देश के मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उनको कोऑप्ट कर रहे हैं, अपने में मिला रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, अगर प्रॉब्लम होगा तो ये कहां का रोहिंग्या जम्मू में ले जाके, जहां आपका सेना का जो है केंद्र है उसके बगल में बसाया गया, वहां जम्मू में कैसे पहुंच गया? वो हैदराबाद में जो है उसको बसाया गया, हैदराबाद में कैसे पहुंच जा रहा है? सवाल तो ये है। नहीं, उनको क्या है, आप समझिए क्यों नहीं है प्रॉब्लम? लेकिन आपको लगेगा मैं बड़ी क्या है, नाइफ बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्यों नहीं है भाई? हक तो उनका भी कोई ले रहा है। तो आपके लोग भी तो खड़े होते हैं। कपिल सिब्बल जी चले जाते हैं, प्रशांत भूषण जी चले जाते हैं। जब रोहिंग्या के बारे में दिल्ली में जब पुलिस ने कुछ को पकड़ा कि इसको कंसंट्रेशन कैंप में जानेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में कितना लंबा मुकदमा चला। कंसंट्रेशन कैंप मत कहिए, डिपोर्टेशन। सॉरी, डिपोर्टेशन, कंसंट्रेशन गलत हो गया। वो जो है सॉरी, तो वो उस एक कैंप में डालो, कितना हंगामा हुआ। एक रोहिंग्या अभी हमारे यहाँ कैंप में नहीं है। देखिए, हमने जो देखा है, रोहिंग्याओं का यहाँ के मुसलमान कई कामों में इस्तेमाल करते हैं। उनको बहुत अच्छी घर नहीं देते हैं। आप जाएंगे ना तो काला प्लास्टिक वाला ऊपर से लगा के देते हैं, उनसे पत्थर फेंकवाना, उनसे क्राइम करवाना। नूह में जो दंगे हुए मेवात में, उसमें पता चला कि वो सब बेचारा अपने से नहीं गया था, लेकिन उस सबको उठा के ले करके, क्योंकि वो सब तो रोड पर रहता था, फिर उसी का घर सब टूटा। तो ये यूज करते हैं उनका। बांग्लादेशी मुसलमान से कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बांग्लादेशियों का भी जो उस रूप में आए उनको खूब यूज किया जाता है भाई। उनको घर में काम कराने में यूज करते हैं। उनको उनके लड़कियों के साथ, आप जानते ही हैं, जो बच्चियां हैं 12 साल 13 साल, उनको 2-3 बीवियां बढ़ाने में उनका यूज करते हैं। तो रिपोर्ट कह रही है देह व्यापार में बहुत सारी हाँ, अरे भाई वही कर, देह व्यापार में माफिया की तरह लगाते हैं। वो सारा उसमें हो रहा है मजदूरों के रूप में। कम जितने मुस्लिम लोगों के छोटे छोटे जो उद्योग बनाते हैं, कालीन का, फलाना का, उसमें आप जाएंगे तो कम पैसे में डरा के उनसे कमवाना, फिर उनका वोटर। अभी जो खतरा उत्पन्न हो रहा है कि आने वाले समय, मैं तो कह रहा हूं कुछ जिले ऐसे हैं जिसमें आने वाले 4-5 सालों में जो 14 से 18 वर्ष के बीच की जो संख्या है, अगर वो पार करती है तो बीजेपी की सीटें अपने आप घटनी शुरू हो जाएगी। ये स्थिति भारत में। तो आज सवाल ही बीजेपी कांग्रेस का है नहीं, ये तो बिल्कुल गलत सामाजिक बीजेपी इशू है। इसलिए घटने शुरू हो जाएगी कि इस समय देश में एक चला हुआ है कि भाई बीजेपी को वोट देना हमारे दीन और इस्लाम के खिलाफ है। एक बार समीर जी से मैं जानना चाहता हूं, उत्तर भारतीयोों के खिलाफ तो खूब कैंपेन वहां की पार्टियों ने चलाया, महाराष्ट्र की पार्टियों ने। अवैध घुसपैठ के खिलाफ कभी कुछ नहीं मुद्दा बनाया। देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस बात को इश्यू उठाया था। जब देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने थे, देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में पहले ही दिन इस बात का जिक्र करा था कि हम लगातार, जब विपक्ष में थे, जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और कांग्रेस की सरकार थी, हम इस बात का जिक्र करते थे कि बंबई के अंदर, महाराष्ट्र में घुसपैठी आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने रोहिंग्या का जिक्र नहीं किया था, उन्होंने घुसपैठी का जिक्र किया था कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में घुसपैठी आ गए हैं, राज्य सरकार इसके ओर ध्यान दे। अब मैं सरकार में आ गया हूं तो हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी कि घुसपैठी को आइडेंटिफाइड किया जाए और इनका प्रवास जो भारत का, महाराष्ट्र के अंदर दूसरे राज्यों से आ रहा है, वो पूरी तरीके से बंद हो। देवेंद्र फडणवीस ने बहुत कोशिश की, लेकिन 5 साल के कार्यकाल में बहुत ज्यादा उन्हें सफलता से मिले नहीं। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से एक एसआईटी का गठन भी किया था देवेंद्र फडणवीस ने, कि जो रिपोर्ट बताए कि महाराष्ट्र में कितने घुसपैठी आ गए, कहां का अवैध प्रवासी घुसपैठी के रूप में रह रहे हैं, कितने के वोटर आईडी कार्ड पड़ गए। और मैं आपको बता दूं कि बंबई में कम से कम 1.5 लाख वोटर जो से बने थे, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में उनका वोटर आईडी कार्ड हटाया गया था। पार्टी के कितने मेंबर थे? आप अफसरों को जब बनाते हैं, सारा लेन देन में सारा मामला खत्म हो जाता है। इन कमेटियों को हमने देखा है,
वो अफसरों को नहीं। देखिए मैं जो ब्रेक का समय, एक सेकंड आगे इस पर बात करेंगे। कितने लोगों का वोटिंग राइट लिया? 1.5 लाख लोगों के 5 साल के अंदर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने वोटर आईडी कैंसिल करवाए थे, उनका राशन कार्ड कैंसिल करवाया था कि अवैध है, इनका नहीं बन सकता। बीएमसी ने कैंसिल किया था 1.5 लाख लोगों का मुंबई के अंदर वोटर आईडी कार्ड, और उनका राशन कार्ड कैंसिल किया था। उस पर बड़ा बवाल मचा था। शरद पवार और कांग्रेस ने उसको लेकर बहुत प्रदर्शन और विरोध किया था, विधानसभा के अंदर भी किया था।